फिर धीरे धीरे वो साया छोटा हुआ और जब दिलीप काका के घर से वापस जाने लगा तो अचानक से रुक गया और उस साये ने अपनी गर्दन पलटाकर पेड़ के पीछे छिपे छलावा को एकदम से देखा और छलावा घबरा गया। जैसे उसकी नजरें उस काले साये से मिली और एक सेकंड के लिए उसने वो देखा जो शायद कोई आम इंसान अपनी आंखों से नहीं देख सकता। ये देख छलावा का मुंह खुला का खुला रह गया। दिलीप काका के घर के सामने पेड़ के पीछे छुपे छलावा की नजर जैसे ही उस काले साये से मिली, एक सेकंड के लिए छलावा ने वो देख लिया जो इंसान शायद अपनी आंखों से ना देख पाए। उसके बाद वो काला साया छलावा की तरफ बढ़ता गया और पेड़ के पीछे छुपा छलावा अपने आप को समेटता हुआ घबराकर पेड़ से दुबक कर खड़ा हो गया। डर और घबराहट से उसे ऐसा लग रहा था जैसे बस अब उसका दिल बाहर आने ही वाला है, लेकिन वो चाहकर भी भाग नहीं सकता था और खड़ा होना भी मुश्किल था। वो तिरछी नजर से लगातार जमीन की तरफ देख रहा था और वो धीरे धीरे करके बैठता गया और उसने देखा कि काला साया उसके करीब बढ़ता ही जा रहा है और जैसे ही वो काला साया छलावा के शरीर को छूने वाला था, अचानक से छलावा बहुत बुरी तरह से घबरा गया और उसने डर कर अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपनी हथेली में अपना चेहरा छुपा लिया और उसके मुंह से जोर की चीख निकल गई। कुछ पल के लिए छलावा ने अपने चेहरे को अपनी हथेली में ही छुपाए रखा और उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आंखें खोल कर देखे कि वो काला साया है या चला गया। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके अपने चेहरे से हथेली हटाई तो देखा बल्ब की रोशनी अब एकदम पीले कलर में चमक रही थी और वहां कोई काला साया नहीं था। ये देखकर हड़बड़ाकर छलावा अपनी जगह पर खड़ा हुआ और उसने जैसे ही पलटकर देखा, सामने दिलीप काका खड़े हुए थे। छलावा को इस वक्त यहाँ अपने घर के सामने देखकर दिलीप काका हैरान हो गए और बोले, अरे छलावा, इतनी रात को यहाँ पेड़ के पीछे छिपकर क्या कर रहा है? बाहर आओ। और वो चिल्लाने की आवाज तेरी थी, क्या हुआ? कोई सांप ने काट लिया क्या? दिलीप काका की आवाज सुनकर और उन्हें देखकर छलावा की जैसे जान में जान आई। जब छलावा बल्ब की रोशनी में सामने आया तो दिलीप काका ने देखा कि छलावा के होश उड़े हुए थे। उसका चेहरा पसीना पसीना था, उसकी सांसें तेज चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने पता नहीं क्या देख लिया हो। जब छलावा ने कोई जवाब नहीं दिया तो दिलीप काका ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए फिर से पूछा, कुछ बोलेगा? तेरी हालत तो बड़ी खराब लग रही है, इतना घबरा क्यों रहा है? एक काम कर, पहले लंबी लंबी सांस ले और शांत हो जा, मैं तेरे लिए पानी लाता हूँ। दिलीप काका जल्दी से छलावा को घर के सामने वाले चबूतरे पर बैठाकर उसके लिए पानी लेकर आए। छलावा ने एक सांस में ही एक गिलास पानी खत्म कर लिया और जब वो थोड़ा शांत लगा तो दिलीप काका ने दोबारा पूछा, अब बता क्या हुआ? तू यहाँ क्या कर रहा है और इतना क्यों डरा हुआ है? दिलीप काका के इस सवाल पर छलावा ने इस बार शांति से काका की आंखों में देखकर बोला, काका, मैंने जो आज देखा है वो मैंने इस जिंदगी में कभी नहीं देखा है। बस उस एक पल में मैंने जो देख लिया मैं बता नहीं सकता कि वो क्या है, कौन है, लेकिन वो मेरी आंखों में इस तरह बसा है कि मैं चाहकर भी भूल नहीं सकता हूँ। दिलीप काका को छलावा की कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। उन्होंने हैरानी से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे कहना क्या चाहते हो? क्या देख लिया तुमने? साफ साफ बताओ। और तेरी आंखों में इतना खौफ क्यों, जैसे कोई भूत देख लिया हो? दिलीप काका की यह बात सुनते ही छलावा को थोड़ी देर पहले का वो मंजर एक बार फिर आंखों के सामने घूमने लगा और वो कांपते हुए बोला, भूत नहीं काका, वो एक काला साया था। मैं अपने घर जा रहा था और पंचायत भवन के पास मुझे वो दिखा इस तरफ आते और मैं उसका पीछा करते करते यहाँ तक आया, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो वो अचानक बढ़ने लगा और इतना बड़ा हो गया कि आपका ये पूरा घर उसके साए में छुप गया। मैं डर कर पेड़ के पीछे छुप गया और फिर अचानक उसने मुझे देख लिया और मेरी तरफ बढ़ने लगा तो मैं घबरा गया और मेरे मुंह से चीख निकल गई। फिर उसके बाद वो गायब हो गया। कहते हुए छलावा ने ग्लास में बचा हुआ पानी पी लिया।
ये सुन दिलीप काका का चेहरा खुला का खुला रह गया। उन्होंने छलावा की आंखों में घूर कर देखते हुए साफ साफ शब्दों में पूछा, क्या वह उसका साया था? छलावा के मन में आया कि वो सब कुछ बता दे, उसने जो उस एक पल में देखा। लेकिन फिर उसने अपने आप पर काबू किया और सोचा कि अगर मैं ये सारी बातें दिलीप काका को बता दूंगा तो ये बात गांव में फैल जाएगी और गांव वाले और घबरा जाएंगे। इसलिए उसने एक लंबी सांस ली और बात संभालते हुए कहा, काका, हो सकता है वो कोई गांव का आदमी हो या कुछ भी हो सकता है। वो वही थी या कुछ और, मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता। तब तक कुछ और गांव वाले अपने घर से बाहर निकल आए थे, तो उन्हें देख छलावा ने दिलीप काका से कहा, काका, मैं आपसे इस बारे में बाद में बात करूंगा। अभी और गांव वाले निकल रहे हैं। अगर उन्हें पता चलेगा उस काले साए के बारे में तो कई लोग घबरा जाएंगे। अगर कोई आपसे पूछे तो आप कह देना मैं रास्ते से जा रहा था तो पानी पीने के लिए रुक गया। दिलीप काका ने मौके की नजाकत को समझते हुए छलावा की बात मानी और सबको अंदर जाने का इशारा किया और बोले, सब ठीक है, जाओ जाओ, सो जाओ, कल सुबह बात करेंगे। कहने के बाद दिलीप काका ने छलावा के कंधे को थपथपाकर कहा, जा, तू भी घर जा, ज्यादा देर ऐसे घूमना सही नहीं है। और दिलीप काका अपने घर के भीतर चले गए। ऐसे डरावने माहौल में छलावा को अपना सर घूमता सा महसूस हुआ, लेकिन फिर भी उसे ध्यान आया ध्रुव और अपने बाकी दोस्तों का, और वो अपने माथे पर आए पसीने को पोंछता हुआ घबरा कर बोला, अगर वाकई मैंने जो देखा है वो सच है तो ध्रुव और बाकियों की जान को संकट हो सकता है। ना जाने वो लोग कहाँ भटक रहे होंगे। नहीं नहीं छलावा, तू डर कर ऐसे बैठ नहीं सकता, क्योंकि उन लोगों को सिर्फ बंजारन का ही नहीं बल्कि गांव वालों का भी खतरा है, और इससे पहले कोई और उन तक पहुंचे मुझे उन तक पहुंचना होगा। और छलावा बड़ी हिम्मत से उठा और चल पड़ा ध्रुव और विकी को ढूंढने। दूसरी तरफ ध्रुव और विकी जंगल के भीतर तक पहुंच गए थे और वहीं जुल्मी का इंतजार कर रहे थे। आखिर में ध्रुव परेशान होकर बोला, भाई बहुत देर हो गई जुल्मी को गए हुए, कहीं उसने धोखा तो नहीं दे दिया सजनी के चक्कर में, या फिर कहीं पकड़ा तो नहीं गया? क्या करें समझ नहीं आ रहा, हम भी वापस चले क्या? ध्रुव की इस बात पर विकी ने उसे समझाते हुए कहा, आई नो तुझे अनन्या की बहुत फिक्र हो रही है, लेकिन जुल्मी बस आता ही होगा। वो ऐसे धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसके बिना तो हम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते। नहीं तो जंगल में रास्ता कौन बताएगा भाई? और हम वापस भी नहीं जा सकते, क्योंकि हमें तो आइडिया भी नहीं है जुल्मी कैसे कैसे घुमा कर लाया था। ध्रुव बेचैनी से चहलकदमी करता हुआ बोला, पता नहीं यार, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अनन्या ठीक तो होगी ना? क्योंकि अगर जुल्मी के वहां जाने से पहले किसी को पता चल गया होगा कि हम भाग गए हैं, तो वे लोग अपना सारा गुस्सा अकेली अनन्या पर निकालेंगे, और मुझे इसी बात का डर है। विकी बहुत अच्छे से जानता था अगर ध्रुव का जो डर है वो गलती से भी सच हो गया तो अनन्या के साथ बहुत बुरा हो सकता है, और इसलिए वो ज्यादा कुछ बोला नहीं। एक तो रात का अंधेरा, ऊपर से जंगल का इलाका। हालांकि इस जंगल में कोई बड़े शिकारी जानवर नहीं थे, लेकिन कई बार छोटे छोटे जंगली जानवर भी बहुत खतरनाक हो जाते हैं। इसलिए विकी ने ध्रुव से कहा, यार तू शांत होकर एक जगह खड़ा रहे या बैठ जा। नहीं बैठ मत, अगर पिछवाड़े में सांप ने काट लिया तो एक और नई मुसीबत। तू खड़ा रह, तेरे ऐसे चलने से सूखे पत्ते आवाज कर रहे हैं, और अगर किसी शिकारी जानवर को हमारी भनक लगी तो वो हमारी बैंड बजा देगा। विकी की बात मानकर ध्रुव चुपचाप एक जगह खड़ा हो गया, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर पर खेतों की तरफ देखता। हालांकि अंधेरे में उसे दिख नहीं रहा था, तभी उसे लगा एक तेज रोशनी बड़ी तेजी से उस ओर आ रही है, और ध्रुव ने विकी से कहा, वो रोशनी कैसी? विकी ने उस तरफ देखा और हड़बड़ाते हुए बोला, कहीं ऐसा तो नहीं जुल्मी पकड़ा गया और डर के मारे उसने सच बोल दिया हो और गांव वालों को बता दिया हो कि हम यहाँ हैं और वही लोग रोशनी लेकर आ रहे हो हमें ढूंढने। ओह शिट, अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अगर हम पकड़े गए तो सब मारे जाएंगे और फिर हम अनन्या को भी नहीं बचा पाएंगे। ध्रुव ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, और विकी एकदम से बोला, चल भाग यहाँ से। विकी की इस बात पर ध्रुव परेशान होकर बोला, लेकिन अनन्या? लेकिन विकी उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती जंगल की ओर खींचते हुए बोला, हम बच जाएंगे तो हम अनन्या को भी बचा लेंगे, क्योंकि जहां तक मैं समझ पाया हूं इन गांव वालों को, ये लोग पहले पंचायत बिठाएंगे, फैसला करेंगे, उसके बाद ही कुछ होगा। तब तक हम अनन्या को बचा लेंगे, और वैसे भी हम यहाँ से निकलकर छुपते हैं पहले। ध्रुव को विकी की ये बात बिल्कुल ठीक लगी और वो दोनों जंगल की तरफ भागने लगे।
लेकिन इन सब में अनन्या का वो बैग वहीं रह गया। ध्रुव और विकी जंगल में काफी आगे आ गए थे। किस तरफ जाना है और किस तरफ जा रहे थे कुछ आइडिया नहीं था, बस अभी बचना ज्यादा जरूरी था। भागते भागते ध्रुव और विकी को लगा जैसे कोई पीछे से उनका नाम लेकर दौड़ा चला रहा है, लेकिन उन्हें लगा कि शायद ये गांव वाले हैं जो उन्हें ढूंढ रहे हैं, और इसलिए उन्होंने ना तो पीछे मुड़कर देखा ना ही रुके, बस भागते रहे। भागते भागते ये लोग जंगल के बीच से जाने वाली नदी के किनारे पर पहुंच चुके थे और यहाँ से नदी का हिस्सा शुरू होने वाला था। ध्रुव ने भागते हुए जोर से कहा, बस यही मौका है, हम तुरंत नदी के पुल को पार करके दूसरी तरफ चले जाते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है गांव वाले हमें नहीं ढूंढ पाएंगे और उसके बाद हम नदी के दूसरी तरफ ही कहीं छुप जाएंगे, और जैसे ही ये लोग चले जाएंगे हम किसी और रास्ते से गांव में वापस लौटेंगे और फिर हम सोचेंगे अनन्या को कैसे निकालना है। ध्रुव ने विकी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल ठीक है, चल अब देर नहीं करते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो लोग नदी वाले हिस्से में उतर पाते, उन्हें फिर से अपना नाम सुनाई दिया, जैसे कोई चिल्लाकर कह रहा हो, ध्रुव, विकी रुको। अचानक भागते हुए ध्रुव रुका और बोला, यार ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। ध्रुव के इतना कहते ही विकी ने जल्दी से कहा, ये आवाज तो जुल्मी की है। और जुल्मी की आवाज सुनकर वो दोनों जहां थे वहीं खड़े रह गए। थोड़ी देर बाद एक हाथ में लालटेन और एक हाथ में अनन्या का वो भारी बैग घसीटता हुआ जुल्मी उन दोनों तक पहुंचा। उन दोनों ने हैरानी से देखा कि जुल्मी के हाथ में एक लालटेन था। विकी ने हैरानी से पूछा, तो तू खेतों में भागते हुए आ रहा था इस लालटेन को लेकर? इतना भागने से जुल्मी की सांस बुरी तरीके से फूल रही थी और वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसने अपने दोनों हाथ अपने कमर पर रखा और झुक गया और सांस लेते हुए किसी तरह सिर हिलाकर बोला, हाँ। जुल्मी के हाँ कहने पर ध्रुव ने अफसोस से कहा, हमें लगा कि शायद तुम पकड़े गए हो और तुमने गांव वालों को बता दिया हमारे बारे में, और गांव वाले हमें ढूंढते हुए इस लालटेन को लेकर आ रहे हैं, इसलिए हम भागे थे। थोड़ी देर में जब जुल्मी की सांसें थोड़ी सी संतुलित हुई तो जुल्मी ने कहा, हम तो कब से आवाज लगा रहे थे लेकिन आप लोग रुक ही नहीं रहे थे। हम जब खेतों से जंगल में आए तो देखा अनन्या जी का बैग वहीं पड़ा हुआ था, तो हमने सोचा कि इसे भी साथ ले लेते हैं। आप लोग तो इतना डरपोक हैं कि इसे छोड़ ही आए। ध्रुव ने जुल्मी की बातों को इग्नोर करते हुए कहा, वो सब छोड़ो, ये बताओ अनन्या कहाँ है? ध्रुव को लगा शायद अनन्या पीछे से आ रही है, इसलिए उसने आगे बढ़ते हुए आवाज दी, अनन्या। लेकिन अनन्या कहीं नहीं थी। ध्रुव ने वापस जुल्मी की तरफ देखा और बोला, कहाँ है अनन्या? जुल्मी ने अफसोस के साथ कहा, हम जब वहां गए तो अनन्या जी तो वहां थी नहीं, और एक बात, जब हम घर गए तो देखा सजनी कमरे से बाहर निकली हुई थी और वो कुछ कह रही थी, बेवकूफ बनाकर भाग गया। इसका मतलब है कि जुल्मी ने इतना बोला ही था कि ध्रुव ने उसकी बात पूरी करते हुए कहा, इसका मतलब है कि किसी ने सजनी को कमरे से बाहर निकाला और अब सजनी ने अपने भाई मनवा को बता दिया होगा और मनवा अब सुमेर को बता देगा, और सुमेर मतलब कल सुबह तक पूरे गांव में पता चल जाएगा कि हम लोग भाग गए हैं और वो लोग गुस्से में अनन्या को ले गए। गॉड, अब हम क्या करेंगे? जाने अनन्या का क्या हाल होगा। इतना कहकर ध्रुव घुटनों के बल बैठ गया और दर्द भरी आवाज में बोला, मैं इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता हूँ? कैसे मैंने ध्यान नहीं दिया निकलते वक्त ही कि अनन्या हमारे साथ है या नहीं। विकी ध्रुव की तकलीफ को समझ रहा था और अनन्या उसकी भी दोस्त थी और उसे भी अनन्या की चिंता थी, इसलिए विकी ने ध्रुव से कहा, हम गांव जाएंगे, अब हम छुपेंगे नहीं, जो होगा साथ में होगा, चल। ये सुनकर जुल्मी भी हैरानी से बोला, आप लोग मजाक कर रहे हैं क्या मेरे साथ? पहले अनन्या मैडम गायब है, अब आप लोग गांव वापस जाने की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है छोटे मालिक छोड़ेंगे हम लोगों को? आपको तो पता नहीं, पर सबसे पहले हमारी खबर सजनी लेगी, उसके बाद बच गया तो छोटे मालिक। आपका ये प्लान हमको ठीक नहीं लगा, हम वापस नहीं जाएंगे। ध्रुव ने जुल्मी को समझाते हुए कहा, देख जुल्मी, तू फिक्र मत कर, अपने चक्कर में तुझे नहीं घसीटेंगे। हम बोल देंगे हमने तुझे बेवकूफ बनाया, तुझे तो पता भी नहीं था हम भागने वाले हैं, तुझे तो हमने केवल सैर सपाटे का कहा था, तुझे कुछ नहीं होगा। ध्रुव की ये बात सुनकर जुल्मी शर्मिंदगी से बोला, आप लोग हमको इतना गया गुजरा समझे हैं क्या? आप लोग माने या ना माने, हम आप लोगों को दिल से अपना दोस्त मानते हैं और आप लोगों को ऐसे मुसीबत में नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चलते हैं, जो होगा साथ में देखेंगे। जुल्मी की इस बात पर विकी ने जुल्मी को उठाते हुए बोला, वाह रे हमारे 1.5 पसली के शेर, हमें तो पता ही नहीं था इस 1.5 पसली शरीर में तू इतना बड़ा दिल लिए घूमता है, दिल जीत लिया तूने। विकी की इस बात पर ध्रुव ने भी जुल्मी को गले से लगा लिया।
अभी ये लोग अपनी बात कर ही रहे थे कि उन्हें अचानक से पायल की छन छन की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई पायल पहने हुए चल रहा हो। ये सुन ध्रुव, विकी और जुल्मी एक दूसरे को देखने लगे और फिर दोबारा वही पायल की आवाज आई और इस बार वो आवाज नदी की तरफ से आ रही थी। ध्रुव ने धीरे से कहा, इस वक्त कौन हो सकता है, चलकर देखते हैं। जुल्मी घबराते हुए बोला, क्या पागलपंती कर रहे हैं आप लोग? अगर वो बंजारन हुई तो हम सबको नदी में डुबो देगी। ध्रुव ने जुल्मी को अपने पीछे करते हुए कहा, तू बस हमारे पीछे रह, आज देखता हूँ ये कौन सी बंजारन है जिसका खौफ इस कदर गांव में है। अगर मिल गई तो एक बार फिर से उसकी यहीं जल समाधि बना दूंगा। ध्रुव के मुंह से बहादुरी भरी बात सुनकर जुल्मी को थोड़ी हिम्मत आई और तीनों चंद्रमा की कम रोशनी में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और जंगल से बिल्कुल बाहर आकर नदी वाले हिस्से में बढ़ने लगे। थोड़ी आगे जाकर उन्होंने देखा नदी के किनारे एक लड़की बैठी है। उसकी लंबी चोटी कमर से नीचे आ रही थी और उसने अपना दुपट्टा वहीं फैला रखा था और अपने पैर पानी में डुबो रखे हैं और पैरों से पानी उछाल कर खेल रही है। ध्रुव ने उसे गौर से देखते हुए कहा, ये तो गांव की कोई लग रही, लेकिन इस वक्त यहाँ। इतना कहकर ध्रुव बिना सोचे समझे उसकी तरफ बढ़ने लगा। ध्रुव के करीब पहुंचते ही वो एकदम से पीछे पलटी और उसको देखते ही ध्रुव और बाकी सब जहां थे वहीं खड़े रह गए। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और वशीकरण के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।